नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त्र में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, अमेरिका अब धमकाने के मूड में भारत को आ गया है। जिस तरीके से आज बयान आया है अमेरिका के डिप्टी एनएसए दिलीप सिंह की तरफ से, वो एक तरह से बयान नहीं चेतावनी के तौर पर भारत देख रहा है, जिसमें कि साफ तौर पर अमेरिका का जो खींच है वो दिखाई दे रही है। और वो कह रहा है कि रूस पर लगाए गए जो प्रतिबंध है उनको अगर जो भी देश नजरअंदाज करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन इस चेतावनी का भारत पर असर नहीं पड़ा और यूएस के डिप्टी एनएसए का जवाब दिया भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि रहे सैयद अकबरुद्दीन जी ने। उन्होंने कहा कि दिलीप सिंह का बयान एक कूटनीतिक बयान नहीं कहा जा सकता, ये जबरदस्ती की भाषा वो बोल रहे हैं। इवन अमेरिका ने यहाँ पर भड़काने की कोशिश भी की, जिसमें कहा कि अगर चीन और भारत की लड़ाई होती है एलएसी पर तो रशिया मदद नहीं करेगा। और इस तरीके से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि भैया अमेरिका की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो लगातार भारत में बड़े बड़े देशों के डेलीगेशंस आ रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, अमेरिका का ये जो बाइडन है एक बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुका है, सोच समझने की क्षमता नहीं है और उसने जो भी लोगों को चुना है वो सब उसी की भाषा बोलते हैं। ऐसे में अमेरिका चाहे गुस्सा करे, चाहे वो अपनी खींच निकाले या फिर प्रतिबंधों का डंडा दिखाए, भारत पर फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत को मालूम है कि हमें किस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाना है। वहीं रूस के विदेश मंत्री भारत तो पहुंचे और साथ ही कई सारी चीजों पर डिटेल पर बातचीत हो रही है। और ऐसे में रूस के विदेश मंत्री ने भारत की तारीफें भी की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत की विदेश नीति किसी की मोहताज नहीं है। भारत का एक स्वतंत्र मिजाज है जो उसकी खासियत है और अमेरिका को ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि भारत की विदेश नीति के केंद्र में वास्तविक राष्ट्रीय हित है और वो किसी के दबाव में काम नहीं करता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस से तेल आयात करना चाहता है तो अमेरिकी प्रतिबंधों से लेकर पेमेंट सिस्टम तक सबका रास्ता निकाल लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत हमसे कुछ भी खरीदना चाहता है तो हम बातचीत के लिए तैयार है और हर तरीके के हित में समझौता करने के लिए तैयार है। बहुत बड़ी बात बोली उन्होंने। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सेंटर बना हुआ है। दरअसल लगातार जो डेलीगेशंस आ रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि भारत की यहाँ पर कितनी बड़ी वैल्यू है, जिसमें कि चीन का विदेश मंत्री वांग यी भी भारत में पहुंचा। इसके अलावा ब्रिटिश विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस भी भारत पहुंची और नेफ्ताली बेनेट भी पहुंचने वाले थे, लेकिन कोविड उनको हो गया था जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। तो आप समझ सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में एक लेवल है भारत का और बहुत सारी चीजें भारत के लिए यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन में आप समझ सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मीटिंग में रूस से सस्ते तेल के बाद S-400 मिसाइल सिस्टम सहित अलग अलग मिलिट्री साजो सामान के डिलीवरी पर भी बातचीत की जाएगी, जिसमें कि अतिरिक्त 12 सुखोई 30 MKI भी लेने हैं, जिस पर बातचीत चल रही है। और स्पेयर पार्ट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है उसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत पहुंच गए। ये यात्रा उनकी कई मायनों में महत्वपूर्ण बताई जा रही है। दरअसल नेपाल भारत के साथ अपने दोस्ताना संबंधों को तो मजबूत करेगा ही, इसके अलावा वो आर्थिक साझेदारी, व्यापार, बिजली, कनेक्टिविटी और अन्य मुद्दों पर भी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर भी बातचीत करेगा। इसके अलावा दोस्तों, चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव भी नेपाल को भारत की तरफ खींच रहा है। जिस तरीके से नेपाल की जो जमीन है उसकी इन्क्रोचमेंट की गई है इन चाइनीजों के द्वारा, तो ऐसे में बहुत बड़ी जो संप्रभुता का खतरा है नेपाल के आगे वो आगे आ रहा है। ऐसे में चाहते हुए भी नेपाल जैसा एक कमजोर देश चीन का मुकाबला तो नहीं कर सकता और ऐसे में भारत का साथ उसे चाहिए। यानी इसके अलावा नेपाल ने BRI प्रोजेक्ट के लिए सीधे तौर पर तो नहीं लेकिन अलग ही भाषा में चीन को जवाब दे दिया कि भैया हम आपके BRI प्रोजेक्ट पर कोई भी अनुमति नहीं देना चाहते या हम इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया कि हमें इस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए चीन बैकफुट पर है और चीन को ये लग रहा है कि भैया भारत की जो विदेश नीति है वो किस तरीके से अलग स्तर पर जा रही है। एक वक्त ऐसा होता था कि सभी देश हमारे पाले में घुस रहे थे, लेकिन अब ये भारत के पास वापस जा रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे का जो असली वजह यह है कि भैया भारत कभी भी इस तरीके की हरकतें नहीं करता, ना तो किसी को भारी भरकम लोन देता है और लोन की एवज में ना तो उसकी जमीन या फिर उसकी सोवर्जिनिटी को भारत हथियाता है। भारत अगर किसी को पैसा दे भी रहा है तो उसे लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से दे रहा है, आपका भी काम हो जाए और भारत का भी काम हो जाए। तो ये तरीका होता है किसी को जीतने का और यही वजह है कि श्रीलंका आज भारत के पीछे पीछे घूम रहा है। दोस्तों, भारत और चीन के बीच अभी हाल ही में 15वें दौर की बातचीत हुई थी और जिसपे अब बताया जा रहा है कि गतिरोध खत्म होने की उम्मीद है। चीनी सेना ने कहा कि 15वें दौर की बातचीत काफी सकारात्मक रही और किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी का वे विरोध करेंगे। इसके अलावा चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि चीन और भारत बातचीत के माध्यम से सीमा मुद्दे को ठीक कर रहे और संभालने पर सहमत हो चुके हैं। ये चाइना की तरफ से बयान तब आया है जब अमेरिका की तरफ से बार बार हिदायत दी जा रही है कि भारत और चीन के बीच LAC में संबंध तनावग्रस्त है। इसीलिए चाइना ने भी इसे काउंटर करने के लिए तुरंत अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का हम कड़ा विरोध करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई चाइना को अगर ये लगता है कि वो अपने सैनिकों को यहाँ पर
अगले 30 सालों के लिए डिप्लॉय कर सकता है। अगर है हिम्मत तो कीजिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि आप मत कीजिए। इनको ये नहीं मालूम कि सामने जो सेना खड़ी है, जिसे इंडियन आर्मी कहा जाता है, वो इस तरीके के वातावरण से और इस तरीके की परिस्थितियों से वाजिफ है और लगातार ऐसे एरियो में डिप्लॉय रही है। चीनी सेना बरसाती मेंढक कही जाती है, तो चीन को पूरी तरीके से मालूम है कि भैया सामने शेर खड़े हैं, अगर हम इनको जवाब देने की कोशिश करेंगे तो पलड़ा हमारे पर भारी पड़ेगा। इनको तो आदत है इतनी ठंड में यहाँ पर रहने की, हमारे तो सैनिक यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए सीमा विवाद का निपटारा फटाफट से किया जाना चाहिए, जिसके लिए चाइना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ तक डिफेंस अपडेट्स आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने एयर इनक्लेव कोची में 2 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव MK3 का नया बैच शामिल किया है। बता दें कि मुंबई में आतंकी हमले के बाद तटीय इलाकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए HAL को दिए गए ऑर्डर में से अब तक 12 समुद्री हेलीकॉप्टर इंडियन कोस्ट गार्ड को मिल चुके हैं और ICG के बेड़े में शामिल करने से पहले इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को वाटर सैल्यूट दिया गया। दोस्तों, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी अब विंड ब्लास्ट टेस्ट करने जा रही है स्वदेशी रूप से तैयार किए गए 6 एयर क्रू हेलमेट्स और मास्क का, वो भी पिलाटस एयरक्राफ्ट के लिए। कहा जा रहा है कि इस टेस्ट के दौरान विंड ब्लास्ट की जो वेलोसिटी होगी वो 300 नॉट्स होगी मात्र 3 सेकंड में। बता दें कि हेलमेट बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है जब पायलट इमरजेंसी की स्थिति में फाइटर जेट से इजेक्ट होता है और उस दौरान जो विंड होती है वो ब्लास्ट होती है, तो ऐसे में सुरक्षित रूप से पायलट बाहर निकल जाए, इसीलिए इस तरीके के जो हेलमेट होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। कहा जा रहा है कि इन हेलमेट्स और मास्क के सिमुलेटेड विंड ब्लास्ट कंडीशन में टेस्ट किए जाएंगे इन्हें फाइनली शामिल करने से पहले। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के C-17 एयरक्राफ्ट ने मॉरिशस में लैंडिंग की और HAL के द्वारा निर्मित ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को मॉरिशस सरकार को सौंपा है। कहा जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर मॉरिशस पुलिस के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और ये लीज पर लिया गया है। इससे पहले आपको बता दें कि मॉरिशस ने एक ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट भारत से लीज पर लिया था, जिसे कि उनकी मैरीटाइम कोस्ट गार्ड इस्तेमाल करती है। दोस्तों, भारत के टैलेंट को दुनिया मान रही है और यही वजह है कि भारत को लगातार अब ड्रोन्स के ऑर्डर मिल रहे हैं। दोस्तों, आइडिया फोर्स, जिसे कि भारतीय सेना की तरफ से हाई एल्टीट्यूड स्विच अनमैन एरियल व्हीकल्स के कई ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। अब आइडिया फोर्स को एक्सपोर्ट के ऑर्डर भी मिलने लगे हैं, जिसमें कि नाइजीरिया, भूटान और ओमान भी शामिल है और कंपनी कुछ की डिलीवरी भी कर चुकी है। दोस्तों, भारत के द्वारा बने ड्रोन्स की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत के ड्रोन्स चाइना के ड्रोन से सस्ते भी हैं, बेहतर भी हैं और टिकाऊ भी है। यंत्र इंडिया लिमिटेड ने बॉम्ब्स बॉडी ऑफ हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब की 780 यूनिटों की डिलीवरी की है। इसका वजन 450 किलोग्राम है और इसका इस्तेमाल दुश्मन के रनवे, रेलवे ट्रैक, ब्रिजेस और बंकर्स को तबाह करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, तुर्की लगातार भारत की जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस है उसे टक्कर देने के लिए रॉयल मलेशियन एयरफोर्स को कई तरीके के झांसे दे रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ने मलेशिया को एक जॉइंट प्रोडक्शन का भी ऑफर किया है उसके कई फ्रंटलाइंस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस करने के लिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि टर्की ने अपने हुरो के जेट यानी कि हरजेट को भी पेश किया है रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के टेंडर में, जिसमें कि उसने इसका ट्रेनर संस्करण भी पेश किया है। इसके अलावा उसने इसमें एक और चीज एडिशनल दी है, जिसमें कि एंका मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV भी इसने इसके साथ दिया है। जिस तरीके से भारत अपने तेजस के साथ ब्रह्मोस और अस्त्रा मिसाइल को लगाकर ऑफर कर रहा है, ठीक इसी तरीके से इसने अपना UAV भी अपने इन हुरो के जेट के साथ लगा करके पेश किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, टर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने हाल ही में मलेशिया में एक इंजीनियरिंग फैसिलिटी खोली है, जो कि यहाँ पर एक एवियोनिक्स का हब बनेगी। इसके अलावा टर्की ने अपने TFX स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए भी साथ में काम करने का ऑफर मलेशिया को दिया है। दोस्तों, आज के टॉप कमेंट्स है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों और बेल बटन भी जरूर दबाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।